नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग इस टाइम पे तो उम्मीद नहीं कर रहे होंगे और ना मैंने कोई घोषणा की है कि ये प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। पर सौभाग्य ऐसा प्राप्त हुआ कि ये प्रोग्राम तो करना बनता ही था। और बात ये थी कि स्वामी जी तैयार हो गए हैं। तो आप लोग जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं या जिनको नहीं पता स्वामी जी के बारे में, मेरे में बहुत भाव विभोर है इस टाइम। स्वामी निरंजन वर्मा जी बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं गौ माता के ऊपर और जो हमारा देसी खेती का सिस्टम है उसके ऊपर। और आप लोग जो जानते हैं, मुझे पता है आपको 2.5 साल से मैं माइक्रोबायोम पे काम कर रहा हूँ और उसमें पहली सीरीज में देसी गाय के ऊपर मैंने काम किया था। और जब से ये काम मैंने शुरू किया, आप लोगों को पता है कि मैं देसी गाय के ऊपर हमेशा बोलता रहा हूँ कि मैं मानता हूँ कि देसी गाय के दूध जो है अमृत है और उसका जो दही और जो छाछ है उससे बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। और आज ये मैं कर रहा हूँ डॉक्टर पांडे जी का जो शो था, जो प्रोग्राम है, उसमें स्वामी जी आए हैं और आप लोगों को पता है कि मैं उसी के लिए ऑस्ट्रेलिया से आया था। तो आज स्वामी जी का लेक्चर था और लेक्चर में स्वामी जी की बात सुन के सब लोगों का जो चक्षु होते हैं ना, वो खुल गए और मेरे तो बिल्कुल आंखें खुली की खुली रह गई। क्योंकि जो मैं बातें बस बोलता था सिर्फ एक बेस पे कि मुझे पता था कि शास्त्रों में लिखा है कि गाय हमारी माता है और गाय इस पृथ्वी को बचाने के लिए बनी है। स्वामी जी ने वो बात आज अपने साइंटिफिक तरीके से जो बताई है, तो जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे सब दे आर ऑल ब्लोन आउट। तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि स्वामी जी आए हैं। स्वामी जी धन्यवाद बहुत आपका। नमस्कार जी। तो स्वामी जी के बारे में बिल्कुल हल्का सा बता के, क्योंकि विषय पे आना चाहूंगा मैं। स्वामी जी बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हैं और पत्रकारिता भी किया इन्होंने। और जो भारत की आत्मा को जिन्होंने जगाया था, दिवंगत आत्मा, महान आत्मा राजीव दीक्षित जी, उनके सानिध्य में स्वामी जी ने काम किया हुआ है। तो बहुत मेरा प्रिविलेज है स्वामी जी। सो थोड़ा सा मैं कहाँ से स्टार्ट करूं ये समझ में नहीं आ रहा। आप प्रश्न करें जी, और यथासंभव मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। जी जी। तो सबसे पहले स्वामी जी, दुनिया में इस टाइम पे भारत में बहुत ज्यादा ये फैलाया गया है और लोग मानते भी हैं कि गाय का दूध खराब है। तो उसको थोड़ा सा टच करेंगे और बहुत सारी चीजें आपसे बात करनी है कि गाय का दूध आप क्यों मानते हैं कि खराब नहीं, बल्कि आपने बोला क्षीर है, दूध नहीं है, अमृत है, तो क्यों आप बोलते हैं, उसका क्या बेसिस है? देखिए, पूरे संसार में जी लगभग 250 मेडिकल थेरेपीज हैं, बड़े छोटे, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज्ड, उससे ज्यादा होंगे जी। ये जितने भी मेडिकल थेरेपीज हैं, ये कहाँ से निकले हैं? सभी आयुर्वेद से निकले हैं। बिल्कुल। आयुर्वेद ज्ञान में समुद्र की तरह है। उस समुद्र में कोई व्यक्ति जाता है, 2-3 घड़ा पानी लेकर आता है और एक थेरेपी बना लेता है। मैं उस आयुर्वेद की अगर बात करूं तो आयुर्वेद की उत्पत्ति कहां से हुई है? अथर्ववेद से हुई है। जी। अथर्ववेद से ही दुनिया की सारी मेडिकल थेरेपियां निकली है और अथर्ववेद ही कहते हैं क्षीरम सर्व औषधि सारम। क्या बात है। तो ये गलत कैसे हो सकता है? तो क्षीरम सर्व औषधि सारम, तो इसका हिंदी में जिनको जैसे क्षीरम का अर्थात विशेष रूप से भारतीय नस्ल की गाय का दूध। जी। अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो जिस गाय के पास सूर्य केतु नाड़ी है, जी, क्योंकि भारत के अलावा भी अफ्रीका में बहुत सारी सूर्य केतु नाड़ी है जिसको हम भारतीय नस्ल की गाय से जोड़कर देख सकते हैं, इसलिए केवल भारत नहीं, पूरे पृथ्वी पर कर्क रेखा से 20 डिग्री उत्तरांश, 30 डिग्री उत्तरांश और 30 डिग्री दक्षिणांश जो पृथ्वी का भूगोल है, उसमें पाई जाने वाली सूर्य केतु नाड़ी, जिसको हम भारत के लोग गौ मां कहते हैं, इसके संबंध में स्पष्ट लिखा है कि इस प्रकार की गाय 3 चीजें देती है। जी, इसमें एक चीज मैं, क्योंकि मैं बिल्कुल, क्योंकि दर्शक ऐसे हैं जो बिल्कुल गाय के बारे में नहीं जानते। अच्छा, तो सूर्य केतु नाड़ी जब हम बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है इसका? मैं इसको पूरा करने के बाद आता हूं। जरूर बोलिए। तो सूर्य केतु नाड़ी वाली जो गाय है, जिसको हम भारतवासी गौ मां कहते हैं, है ना, ये 3 चीजें देती है। गोमय, जिसको भारत में बोलचाल की भाषा में गोबर कह देते हैं, लेकिन गोबर भैंस भी देती है और उस तरह के बहुत सारे जीव देते हैं, लेकिन गाय के गोबर का एक
शास्त्रीय नाम है गोमय। तो गाय गोबर नहीं देती है, गोमय देती है। और गाय दूसरा देती है क्षीर, जिसको बोलचाल की भाषा में दूध कहते हैं। जी। अब दूध आपने कह दिया, भैंस का, बकरी का, ऊंट का, जर्सी, बहुत हो सकता है, जी। लेकिन अगर विशेष रूप से गाय के दूध के बारे में आपको कहना है तो आपको क्षीर ही कहना पड़ेगा। तो वो क्षीर है। जी। और तीसरा है गौमूत्र। हम्म, ये गौमूत्र नहीं है, इट्स नॉट यूरिन, ये यूरिन नहीं है, गौमूत्र। हाँ, जी। ये गाय के शरीर से निकला हुआ एक तरल पदार्थ है। इसको अगर हम चिकित्सा शास्त्र के हिसाब से देखें जी। तो गौमूत्र कषाय रसम, जी। क्षीर सर्व औषधि सारम, और गोमय लक्ष्मी। हाँ, ये 3 चीजें हैं। जी। आपने गाय के दूध के बारे में यानी क्षीर के बारे में पूछा, जी। इसलिए क्षीर के बारे में कहूंगा कि गाय के शरीर में जो क्षीर की निर्मित होती है, इसका एक अपना अद्भुत विज्ञान है। वही, वाह, बताइए प्लीज। अद्भुत विज्ञान है। गाय का जो शरीर है, एक सूत्र पर आता हूं उससे पहले। जी जी बिल्कुल। एक सूत्र है जी। नमो गोव्य श्रीमतीभ्य सौरभ्येभ्य एव च, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः, सर्व काम दूधे देवी सर्व तीर्थाभिषेचनी, पावनी सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यम नमो नमः। क्या बात है। इसको केवल आप समझ लें, इसमें से गाय का पूरा विज्ञान निकल करके आता है। नमो गोव्य, ये गाय नमन करने योग्य है। गाय का अर्थात दूध देने वाली नहीं, गौवंश। जी। नमो गोव्य, गौवंश नमन करने योग्य है। कैसे? श्रीमतीभ्य, जैसे हम अपनी माँ को नमन करते हैं, आदर करते हैं, बिल्कुल वही श्रीमती का भाव होना चाहिए गौवंश के प्रति। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि सौरभ्येभ्य एव च, इसलिए कि गाय बिल्कुल सूरज की तरह है। गाय बिल्कुल सूरज की तरह है। बिल्कुल सूरज की तरह। सौरभ्येभ्य एव च, बिल्कुल सूरज की तरह है। आप इसको किसी दूसरे चीज से जोड़कर नहीं देख सकते। जिस तरह से सूर्य के कारण पूरा सौर्य मंडल संचालित है, पूरे सौर्य मंडल में किसी के पास अपनी ऊर्जा नहीं है सूर्य को छोड़कर। जी। सूर्य की जो किरणें हैं वही सभी ग्रहों पर जाकर के सभी ग्रहों को संतुलित करके है। तो बिल्कुल ये जो गाय है सूर्य की प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सन। सूर्य का एक छोटा हिस्सा, सूर्य के पास हम नहीं जा सकते, लेकिन गाय के पास जा सकते हैं। तो सूर्य का एक सहज रूप, एक सरल रूप और एक सुंदर रूप गाय है। सौरभ्येभ्य एव च। और फिर इसकी निर्मित कैसे हुई है? ब्रह्मसुताभ्यश्च, जिस ब्रह्म ऊर्जा के कारण, जिस सुप्रीम एनर्जी के कारण पूरी सृष्टि बनी है, उस सृष्टि, उस सुप्रीम एनर्जी की सीधे पुत्रियां हैं ये। वाह। ब्रह्मसुता, ब्रह्म ऊर्जा, जिससे पूरी सृष्टि बन गई। सुता मतलब पुत्रियां। ब्रह्म ऊर्जा की पुत्रियों जैसी नहीं है, ब्रह्म ऊर्जा की पुत्रियां ही है। पुत्री ही है। वाह। है ब्रह्मसुताभ्यश्च, क्या बात है। पवित्राभ्यो नमो नमः। इसलिए हे गाय, तुम इतनी पवित्र हो कि तुम्हें हमें बार बार नमन करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। सर्व काम दूधे देवी, पूरे शास्त्रों में गाय को कहीं भी जानवर नहीं लिखा है। आप ऋग्वेद से लेकर के महर्षि वाग्भट तक, घाघभट्टरी तक आ जाइए, कहीं आप बता दें कि गाय को जानवर से संबोधित किया गया है, देवी या मां से संबोधित किया गया है। या वेदों में सूर्य की गौएं स्पष्ट लिखा है। पूरे वेदों में, चारों वेदों में 1000 जगह ये शब्द आया होगा, सूर्य की गौएं। इसलिए कि सूर्य की प्रतिनिधि है। तो सर्व काम दूधे देवी, तुम देवी हो, तुम जानवर हो ही नहीं। और सर्व काम दूधे देवी मतलब जो काम मनुष्य अपने जीवन में नहीं कर सकता, जी, ये सब तुम कर देने वाली हो। क्या बात है। तो ये कहाँ, किस ये वेद में लिखा था? सॉरी, मैं बहुत सारे क्वेश्चन क्यूरियस होऊंगा। मैं आज थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, थोड़ा मैं काफी कुछ कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो दर्शकों, जो लोगों को नहीं पता, अगेन स्वामी जी अभी आए हैं और महानता इनकी है कि लेक्चर डिलीवर करके इन्होंने जाना था, पर टाइम दे रहे हैं अभी। तो जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज इसको लाइक करें फटाफट। और मैं पूरा साइंटिफिकली आप लोगों को बताऊंगा। मैं जो लेक्चर लिया उसको कोशिश करूंगा कि कंसाइज 1 घंटे का टाइम दिया स्वामी जी ने, कि 1 घंटे में हम, आधे घंटे में, जितना भी स्वामी जी के पास टाइम होगा, उसको कंसाइज में साइंटिफिक, जो बच्चे हैं, जो मेरे बेटे पूछते हैं कि पापा ऐसा क्यों है,
तो उसका जवाब आज मैं देने वाला हूँ साइंटिफिक तौर पे, क्योंकि जो प्रोसेस गाय का है वो अभी बात करते हैं। तो स्वामी जी हम बात कर रहे थे सूर्य केतु नाड़ी से, वहां पे हम बात तो आपने बताया था, तो वही सूर्य केतु नाड़ी का क्या सिस्टम है, कैसे वो फंक्शन करता मैं है? उसी पर आ जी रहा हूँ, जी पहले गाय की व्याख्या कर लो सॉरी आप। सॉरी जस्ट यस प्लीज। सर्व काम दूध है देवी, हाँ, हे देवी तुम उन सब काम को कर देने वाली हो जो काम मनुष्य अपने जीवन में नहीं कर सकता। सब तीर्थाभिषेचनी, दुनिया में जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों पर भ्रमण करने का फल तुम घर पे बैठे आके दे देती हो। वाओ, सर्व काम दूधे देवी, सर्व तीर्थाभिषेचनी, क्या बात है। सुरभि श्रेष्ठे, देवी तुभ्यम नमो नमः। वाह, तुम श्रेष्ठ हो, देवी हो, सुरभि हो, किसके लिए? पृथ्वी के लिए, इसलिए तुम्हें दंडवत है। क्या बात है जी। अब ये सूत्र स्पष्ट कर देता है कि गाय सीधे सूरज की प्रतिनिधि है और ब्रह्म ऊर्जा से बनी हुई है। तो जो सूर्य की प्रतिनिधि है और जो ब्रह्म ऊर्जा से बनी है, ये कोई ऐसी वस्तु कैसे दे सकती है जिससे कि मनुष्य का कल्याण ना हो? कल्याण होना अर्थात निरोगी होना। और गाय अपने थन में अपने बच्चों से ज्यादा दूध देती है, यह प्रमाणित है। सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय भारत में आप साहिवाल ले लो। आप साहिवाल के थन में 10 लीटर दूध है। क्या 10 लीटर दूध वह बच्चा पी सकता है? उसका बछड़ा 2 लीटर से ज्यादा नहीं पी सकता। वो 8 लीटर यदि दूध आपने उसके थन में छोड़ दिया तो उनको थनैला की बीमारी हो जाएगी। तो प्रकृति ने जानबूझकर दिया ही है गाय को, जिससे गाय से मनुष्य का पोषण हो सके। और दूसरी एक और बात है कि आप देखेंगे कि जहां जहां पर कृषि व्यवस्था अच्छी है वहां की गाय के थन में दूध कम है, और जहां जहां पर कृषि व्यवस्था खराब है वहां की प्रजाति के गाय के थन में दूध ज्यादा है। गुजरात की गायें बहुत दूध देती है क्योंकि गुजरात की जो भूमि है वो कृषि योग्य नहीं है। जो मध्य भारत है, मध्य भारत का पूरा भूमि कृषि योग्य है, तो मध्य भारत की गायों के थन में दूध कम है। दक्षिण भारत के उन प्रदेशों में आप चले जाएं, उस जिला में जहां पर कृषि कर्म नहीं है वहां दूध अच्छा है। जहां ड्रॉट एरिया है वहां की गाय ज्यादा दूध देती है। ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें समीकरण मनुष्य के जीवन से गाय को अद्भुत तरीके से जोड़कर दिखाती है। क्या बात है। जहां जहां पर आप देखो कि रेनफॉल कम है वहां की गायों के सींग बड़े बड़े हैं ताकि थोड़ा बहुत रेनफॉल करा दे, और जहां अतिवृष्टि होती है वहां की गायों के सींग उल्टे होते हैं ताकि रिफ्लेक्ट कर दे मेघ को। क्या बात है। तो ये सारी चीजों को जब आप देख करके देखेंगे तब वेद का एक सूक्त याद आता है हमें, ये तो गावस्त तो वयम, सृष्टि में मनुष्य इसीलिए है क्योंकि सृष्टि में गाय है। वाह, क्या बात है। गाय अगर खत्म हो गई सृष्टि से तो प्रलय निश्चित है, क्योंकि प्रकृति का पोषण गाय ही करती है। प्रकृति के मिट्टी तत्वों को हम मनुष्य प्रदूषित करते हैं, गाय उसका संतुलन कर देती है, शुद्धि करके दे देती है। हम जल को प्रतिदिन 200, 400, 500 लीटर जल को हम प्रदूषित करते हैं, खराब करते हैं, गाय उसका शुद्धिकरण करके दे देती है। हम श्वास लेकर के वायु को खराब करते हैं, वाहन चला के वायु को खराब करते हैं, गाय अपने गव्यों के माध्यम से वायु का शुद्धिकरण कर देती है। गाय अग्नि का शुद्धिकरण करती है, गाय आकाशीय तत्वों का शुद्धिकरण करती है, गाय कॉस्मिक एनर्जी का शुद्धिकरण करती है। तो गाय यदि हट गई तो पृथ्वी के किसी भी कंपाउंड का शुद्धिकरण होना बंद हो जाएगा, और बंद हुआ तो प्रलय निश्चित है। इसलिए शास्त्र कहते हैं ये तो गावस्त तो वयम, हे मनुष्य तुम इसलिए पृथ्वी पर हो क्योंकि गाय है। वाह। अच्छा दोस्तों, जो लोगों को गाय की साइंटोलॉजी नहीं पता है, अभी हम आते हैं जो स्वामी जी ने बोला है, सारी बातें बताई अभी, ये सिर्फ क्लेम नहीं है हमारे वेदों में। अब आएंगे हम साइंटिफिक पार्ट पे। तो जो लॉजिकल ब्रेन्स हैं जिनको लगता है कि ऐसे ही लिखा है, एक तो जो वेदों में मैं हमेशा बोलता हूँ जो लिखा है वो हमारे ऋषि मुनि नहीं थे, वो उस टाइम के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्होंने सारा रिसर्च करके पीयर रिव्यू करा के और लोगों पे प्रैक्टिकल करके फिर वो सब लिखा गया था। तो अब हम आएंगे गाय का, जो भी अभी स्वामी जी ने क्लेम किया, आप लोगों को लगा कि भाई पोल्यूशन भी गाय दूर कर रही है, गाय दूध भी ज्यादा दे रही है, इवन रेन भी ज्यादा सिंह की वजह से अट्रैक्ट कर रही है, और उल्टा हो रहा है सिंह तो रेन को रिपेल कर रही है। तो अब हम आएंगे साइंटिफिक पार्ट पे। आपने बहुत ही ब्यूटीफुल जो चीजें आपने बताई, माइंड बॉगलिंग थी। आपने वो बॉक्सन जो गॉड पार्टिकल का जो आपने डिफिनेशन दिया, कैसे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या सिस्टम है और वो क्या हमारे त्रिदेव हैं, उस पे मैं थोड़ा सा जाऊंगा, क्योंकि जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और जो भी आपने ये भी बात बोली कि आजकल ये भी चल गया है कि भाई गाय का दूध तो सिर्फ गाय के बच्चे के लिए है,
गाय को भगवान ने जिस हिसाब से बनाया है, जो स्वामी जी ने बताया है, तो हर एक चीज़ का बहुत ही ब्यूटीफुल। और एक चीज़ मैं माइक्रोबायोम के साथ जोड़ना चाहूँगा कि देखिए गाय का कितना बढ़िया इवोल्यूशन हुआ है। जहाँ पे रेन ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे सींग छोटी है, उसको रेन अट्रैक्ट कम कर रही है। और जहाँ पे गुजरात उसमें ज़्यादा है, उसमें कांकरेज का देखिए सींग कितना बड़ा है। तो वही माइक्रोबायोम से इस तरह से रिलेटेड है कि जिस जगह पे जो जीव बना है ना, उस परिस्थिति के लिए वो इवॉल्व हुआ है, उस परिस्थिति के हिसाब से गाय देखिए उसका स्वरूप बदल रहा है। और यही मैं बोलता हूँ माइक्रोबायोम के हिसाब से कि जहाँ पे जो चीज़ लोकल उग रही है वो खाइए आप। हमारे को अब क्या हो गया कि हमें एवोकाडो चाहिए और हमारे को दूसरी चीज़ें चाहिए जो नेचुरल वे में। अभी स्वामी जी मैं उस पे भी आऊँगा, राइस पे भी। तो फिलहाल मैं स्वामी जी जो आपसे बात कर रहा हाँ था, साइंस पे आते हैं कि जो आप जी। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से जो आपने समझाई ना चीज़, वो शायद जो ओपन माइंड कर ले थोड़ा-सा आप लोग, आप समझने की कोशिश करें। वो थोड़ा समझाएँ स्वामी जी। कुछ वर्षों पहले तक, जी, जब मैं शायद चौथी पांचवी में जब मैं था, जी, उस समय मुझे पढ़ाया गया कि एटम्स जो है जी। वो सबसे छोटा कण छोटा, है हाँ, और उसी से मिलकर के पूरी पृथ्वी बनी है, बिल्कुल। या सारा कुछ जो दृष्टिगोचर है सब कुछ बना है। बाद में हुआ कि नहीं जी, हुँ, बाद में जब जब ऊंची कक्षा में मैं गया जी, तो फिर पढ़ा कि नहीं, वो अर्ध सत्य था। हुँ। और सत्य ये है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है और तीनों के कंपोजिशंस को एटम कहते एटम हैं। कहते हैं, जी बिल्कुल। यानी एटम को तोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बना दिया गया। हुँ, मान लिया हमने ठीक है। कि चलो भाई साइंस कह रहा है तो ठीक होगा, वो पढ़ा। हुँ, लेकिन जब पिछले 15-16 साल पहले या 20 साल हुआ होगा शायद हुँ, उसका, हुँ। जब बिग बैंग थ्योरी का एक्सपेरिमेंट हुआ, जी, तो उसमें प्रोटॉन को तोड़ा गया। जी। इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं तोड़ा, हुँ, हुँ। न्यूट्रॉन को क्यों नहीं तोड़ा, जी। प्रोटॉन को ही क्यों तोड़ा? हुँ, इसलिए कि एटम्स के अंदर प्रोटॉन के पास ही शरीर होता है, बॉडी होता है, मास होता है। बिल्कुल, तो हाँ। मास को ही तोड़ सकते हैं, हुँ, एनर्जी को कैसे तोड़ेंगे? जी, तो इलेक्ट्रॉन तो टूट नहीं सकता, जी। न्यूट्रॉन आवेशहीन है, उस पर भी कुछ नहीं कर सकते। बच गया प्रोटॉन हुँ, जिसके पास बॉडी है। तो बॉडी को इन्होंने एक विधि से तोड़ा, जी, सनलाइट के लगभग बराबर में स्पीड ला करके कोलिजन करा करके तोड़ा, थोड़ा। तो प्रोटॉन टूट गया। अच्छा। हाँ, और हुँ, प्रोटॉन टूटा तो 3 खंडों में बटा। अच्छा। एक खंड है टूटते समय जो प्रकाश पुंज आया वो खंड है, जी, और दूसरा 2 शरीर मिला। यानी प्रोटॉन का जो मास था वो 2 भागों में टूट गया। टूटा और थर्ड तो एनर्जी। और थर्ड एनर्जी हो गया। हुँ, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है कि यही एनर्जी था जो इन दोनों मास को जोड़ करके प्रोटॉन बना था। जी, तो अगर किसी भी एटम से एनर्जी को निकाल देते हैं हुँ, तो वह जो प्रोटॉन प्रोटॉन जो है वो खत्म हो जाएगा, वैनिश, जी, बिल्कुल। खत्म, हुँ, प्रलय। उसी को उन्होंने कहा कि प्रलय। प्रलय होगा। पृथ्वी से जिस दिन ऊर्जा निकल गई, हुँ, ब्रह्म ऊर्जा, उस दिन पूरी पृथ्वी धूल की तरह उड़ करके उड़ खत्म जाएगा। हो जाएगा, बिखर जाएगा। जी, तो उसमें से प्रलय का सिद्धांत उन्होंने निकाला। हुँ, यहाँ पर जो हमारी सोच ये बनती है कि जो 2 टुकड़े निकले, जी, ये टुकड़े कैसे थे, जी। उनकी आकृति क्या थी? 1 सेकंड मैं बोलूँगा दोस्तों, उसको हाँ, गॉड्स पार्टिकल बोला गया है स्वामी, उसको उस हाँ, पार्टिकल को गॉड्स पार्टिकल बोला गया था। आप जाके हाँ, गूगल कर सकते हैं। जी, प्लीज़। हाँ, बट वो गॉड पार्टिकल नहीं था, हुँ, वो एनर्जी था। हुँ, हुँ। लेकिन हालांकि उन्होंने गॉड पार्टिकल शब्द यूज किया है, जी, बट इज नॉट ए पार्टिकल। उनका वो समझ है ना। वो तो एक एक क्षण के लिए प्रकाश पुंज आया बन और जाए। खत्म हो हाँ, गया। जी, बिल्कुल। जैसे किसी लोहे को लोहे से हाँ, हाँ, टकराते हैं, बस निकल तो जाए। टकराते हैं तो एक प्रकाश कुछ देर के निकला, वो स्थिर नहीं होता। जी, बिल्कुल। तो यहाँ भी जो बम्बार्डमेंट हुआ 2 प्रोटॉन्स के बीच, हुँ, और जब प्रोटॉन्स टूटे तो हुँ, जो प्रकाश निकला उसको उन्होंने कहा गॉड पार्टिकल्स, बट इट इज नॉट ए पार्टिकल्स। ठीक है। तो वो ब्रह्म ऊर्जा। हुँ, हम भारत के लोग सदियों से यही तो कहते रहे हैं हुँ, कि ब्रह्मा है, उसका कोई स्वरूप नहीं कोई है। स्वरूप नहीं है, वाह! इसलिए तो दुनिया में देखो ब्रह्मा के कोई मंदिर ही नहीं बने। हुँ, पुष्कर में है, वो मंदिर नहीं है, वो एक निमित्त मिट्टी रखी हुई है कि जी, इसको आप जो है वो ब्रह्मा के रूप में मान ले आप। जी, जी, तो ये हम भारत के लोग अपने पूर्वजों के ज्ञान से सदियों से समझते आ रहे हैं कि ब्रह्मा निराकार है, जी, इसका कोई आकार नहीं हो सकता है। हुँ, यही चीज उन्होंने कही। अब बच गया शेष 2 आकृतियां। जी, जो प्रोटॉन टूटा तो 2 जो स्ट्रक्चर उसमें से निकले, हुँ, अब ये बोल नहीं रहे हैं। हुँ, लेकिन सत्यता ये है कि वो जो एक पार्ट निकला वो शिवलिंग की तरह है, हुँ, और दूसरा जो है वो विष्णु के शरीर की तरह है। ओह गॉड! तो आप देखो, भारत का जो मूल विज्ञान है वो यहीं से शुरू होता है कि कण कण में ईश्वर है। जी,
तो किसी कण को तोड़ते जाएं प्रोटॉन लेवल में ला करके जब प्रोटॉन को आप तोड़ेंगे तो उसमें से कौन निकलेगा? ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो हम तो यही तो बचपन से समझते आए हैं कि पूरी सृष्टि की निर्माण ब्रह्मा विष्णु और महेश ने मिलकर के की है। तो कहीं न कहीं आप चले जाएंगे तो आपको चीजें तो यही मिलेगी, जिसमें से शिव और विष्णु दो बॉडी हैं, दो आकृतियां हैं, और ब्रह्म ऊर्जा है। जब दो पार्टिकल में ऊर्जा आकर के मिल जाए, समावेश हो जाए, तो प्रोटॉन बनता है। और उसमें फिर चारों तरफ उस प्रोटॉन की सुरक्षा के लिए जो चीजें घूमती है ऊर्जा, जिसको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वो अगर मिल जाए तो पूरा का पूरा अणु बनता है, और फिर उसी अणु से पूरी सृष्टि बनी हुई है। ये साइंस भी वही कहता है। बिल्कुल जी। सो दोस्तों, ये थोड़ा सा साइंटिफिक बेसिस पे थोड़ा सा हमने बताने की कोशिश की है। आप लोग जिनको साइंस में विश्वास है, प्लीज गॉड्स पार्टिकल, उसको नाम भी गॉड पार्टिकल दिया गया, और 3 हिस्सों में जैसे स्वामी जी ने बताया, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ वो लिंक है। तो अब आते हैं गाय पे, क्योंकि गाय का जो महत्वता है वो समझने के लिए गुरुजी, जो आजकल साइंस में बोला जाता है, मेडिकल साइंस में भी, कि भाई एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। तो एक बोलते हैं कि जो सामने अपने एक्सपेरिमेंट करके जो खुद महसूस किया है, उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती। क्या बोलते हैं स्वामी जी उसको, कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो अब इस पे आएंगे। देखिए, जो 3 हिस्सों में अभी अब फिर से ब्रह्मा विष्णु महेश की बात की है, तो एक जो चीज अभी मैंने लेक्चर में सुना, जस्ट ब्लो अवे माय माइंड, उस हिसाब से मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि अपने खाने की भी हर एक चीज को आपने उसमें भी ब्रह्मा विष्णु महेश के हिसाब से बताया है। उसका जो साइंस, कटहल से लेके सेब से लेके, और क्यों सेब नहीं चढ़ाया जाता यूजुअली हमारे परंपरा में, तो उसका जरा विज्ञान समझा दें। देखिए, दुनिया में जो ऊर्जा है जी, उसके 3 ही रूप हैं। आप कल्पना कीजिए कि जब आधुनिक विज्ञान ने इलेक्ट्रिसिटी खोजा जी, हाँ, हालांकि विद्युत की खोज जो है ऋषि अगस्त्य की हुई है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने जब उसको ढूंढा, खोज कर निकाला, तब सिंगल फेज करंट था। सिंगल फेज करंट था। थोड़ा और विकास हुआ तो 2 फेज करंट आया, थोड़ा और पावरफुल करने के लिए, और थोड़ा विकास हुआ तो 3 फेज करंट आया। 3 फेज करंट आकर के 100 साल हो गए। 3 फेज करंट आकर के इस 100 साल में चौथा फेज क्यों नहीं आया? क्या बात। इस पर जब आप विचार करोगे ना, तो आपको मिलेगा कि विद्युत के 3 ही प्रकार हो ही सकते हैं सृष्टि में, चौथा हो ही नहीं सकता। क्या बात है। इसलिए पावरफुल से पावरफुल मोटर जनरेटर आप ले लो, 3 फेज होते हैं, चौथे फेज की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि स्वरूप ही नहीं है। तो ये जो 3 चीजें हैं, इसी को हम अपनी भाषा में समझते हैं ब्रह्म ऊर्जा, विष्णु ऊर्जा और शिव ऊर्जा। ये जो शिव ऊर्जा है, वो किसी भी एटम्स के बाहरी कक्षा में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है, हाँ, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की सुरक्षा करता है। ठीक है जी। और न्यूट्रॉन जो है वो ब्रह्म ऊर्जा है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, और प्रोटॉन जो है उसका बॉडी है। तो ये चीजें तो हर कण-कण में है, तो निश्चित रूप से हर खाद्य पदार्थ में भी है जी। कोई भी खाद्य पदार्थ को ले लो, पहचानेंगे कैसे कि इसमें क्या है, शिव ऊर्जा ज्यादा है या विष्णु ऊर्जा है या ब्रह्म, क्या पहचानेंगे कैसे? तो पहचान यही है कि इलेक्ट्रॉन्स बाहरी कक्षा में घूमने वाला है। सुनिए दोस्तों, ये जी, यानी कोई भी खाद्य पदार्थ जी, जिसका बाहरी कक्षा जी के लेयर की डेंसिटी अधिक है, तो निश्चित रूप से उसमें शिव ऊर्जा होगा। उस इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी जो उस फल को बचाने की दिशा में काम कर रहा है। पेड़ में फल लगा हुआ है जी, अभी टेम्परेचर सुबह सुबह जो है कुछ 20 डिग्री था, अभी टेम्परेचर 25 डिग्री हो गया होगा, थोड़ी देर के बाद 30 डिग्री हो जाएगा, शाम में फिर घट जाएगा। इस टेम्परेचर से उस फल को कौन बचाता है? उस फल के बाहरी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं शिव ऊर्जा। शिव ऊर्जा, ठीक है। अंदर का जो फल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जड़ से पानी जा रहा है, आप देखिए जी जी, और अंदर फल के अंदर जा करके और उस जल की आकृति बदल रही है। भूमि और जल का कंपोजिशन से हर तरह का फल बन रहा है जी। तो अंदर का सिस्टम को कौन चला रहा है? ये चला रहा है विष्णु ऊर्जा। वाह। और उस बीज के पकने के बाद उसमें एक अद्भुत ऊर्जा आती है जो अपना मल्टीपुल कर दे, वो है ब्रह्म ऊर्जा। बिल्कुल। अर्थात जी,
किसी भी खाद्य पदार्थ का छिलका मोटा है, वो परिपूर्ण है शिव ऊर्जा से। जी। अगर ऐसा हम फल खाएंगे तो हमारे शरीर में शिव ऊर्जा बढ़ेगी, और शिव ऊर्जा बढ़ेगी तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। क्या बात है, इम्यून सिस्टम दोस्तों। जी। इम्यून सिस्टम, आज पूरी दुनिया देखो इम्यून सिस्टम की लूट मचा रखी है। जी। आपको इम्यून सिस्टम बढ़ाना है, मोटे छिलके वाले फल खाओ। अगर आप पूछोगे जी कौन कौन सा फल है, जी। पूछने का जरूरत नहीं, शिव जी के मंदिर में चल जाओ, शिव जी को जो सारा प्रसाद चढ़ता है हाँ। वो वही चढ़ता है। वाह, जैसे शिव की परिकल्पना ही वही है। जी। शिव को वही अच्छा लगेगा हम्म। जिसमें शिव तत्व ज्यादा है। जी। शिव तत्व उसी में ज्यादा है जिसके छिलके मोटे हैं। इसलिए देखो शिव जी को बेल चढ़ता है। बेल पत्थर। हाँ। बेल, बेल पत्र पत्थर नहीं, बेल। बेल 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 पसंद है। पंजाब में पत्थर बोलते हैं। अच्छा। बिलवा, बिलवा भी बोलते हैं एमपी में। हाँ, बेल। दक्षिण भारत में बिलवा बोलते हाँ हैं। जी। तो बिलवा क्यों पसंद है? जी। स्वादिष्ट थोड़ा ही होता है। हम्म। पसंद इसलिए है क्योंकि उसमें शिव ऊर्जा बहुत 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 ज्यादा है। ओ माय नारियल देख लो आप, कटहल देख लो आप, गॉड। सब्जियों में करेला देख लो आप। हाँ डॉक्टर यही तो बोलते हैं इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए करेला खाओ। जी। तो ये हो गया आउटर लेयर, आउटर लेयर। ये हो गया आउटर लेयर। इनर, इनर जो सिस्टम है, हम्म। यानी इनर ऑर्गन्स जो है, जो फ्लैश है, जो उसका गूदा है। हाँ गुदा है, वो ऑर्गन्स हैं सब उसके। जी। उसको ठीक रखने के लिए या बैलेंस रखने के लिए जो ऊर्जा लग रही है जी। वो है विष्णु ऊर्जा। विष्णु। Oh God। वो इनर पार्ट ऑफ द बॉडी है। हाँ। तो आपको इनर ऑर्गन्स को अगर अच्छा रखना है, हार्ट को अच्छा रखना है, किडनी को अच्छा रखना है, ये सारे इनर ऑर्गन्स को रखना है, तो आप सिलेक्ट करो कि आपको गुदा वाली चीजें ज्यादा चाहिए। जी। कौन कौन सी चीजें गुदा वाली है? तो चले जाइए शिव मंदिर या विष्णु मंदिर। जी। विष्णु जी को जो पसंद है वो वही है। केला, केला के बिना विष्णु की पूजा नहीं होती। ओह। तो केला देखो पूरा गुदा ही है अंदर, गुदा ही गुदा है, हम्म। वो उनको अच्छा पसंद है। अब इसमें रह गया बीज वाला हिस्सा, जी। क्योंकि किसी भी चीज को आप तोड़ोगे फल को तो 3 ही पार्ट निकलेगा, छिलका, गुदा और बीज। बीज। जी। बीज है वो ब्रह्म ऊर्जा का है। क्यों? क्योंकि बीज ही है, जी। उसका अंकुरण वाला जो हिस्सा है वही उसको मल्टीपल कर रहा है, बिल्कुल। तो उसमें ब्रह्म ऊर्जा सबसे ज्यादा है। हम्म। तो सबसे ज्यादा बीज जिसमें है उसमें ब्रह्म ऊर्जा है। तो ओहो। आप देखो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अमृत, क्या बात। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सब जगह अमरूद होता है, ब्रह्म ऊर्जा वाला फल है। जी। अनार है ब्रह्म ऊर्जा वाला फल, अंजीर है, वाह। औदुंबर है, जिसमें बीज ही बीज होते जी। हैं। जी। तो वो हमारे शरीर को ब्रह्म ऊर्जा देता है। तो 3 ऊर्जाओं का 3 काम है। तो स्वामी जी, बाहर वाला हो गया इम्यूनिटी सिस्टम, बीच वाला हो गया कि आपका ऑर्गन्स मेंटेनेंस, और जो ऑर्गन थर्ड है मेंटेनेंस, जो ब्रह्म ऊर्जा, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। ओह गॉड। हाँ, थर्ड जो ब्रह्म ऊर्जा है कॉन्शियसनेस, आपके कर्म को याद दिलाता है वाह। कि आप मनुष्य जन्म लिए हो तो आपको क्या कर्म करना है, ये ब्रह्म ऊर्जा के ऊपर है। इसीलिए जिस व्यक्ति का ब्रह्म ऊर्जा क्षय हो जाता है वो पागल हो जाता है। ओह। तो जितने मेंटली रिटायर्ड बच्चे हैं उनको कुछ नहीं करना, आप ब्रह्म ऊर्जा सप्लाई कर दो, ठीक होते हैं वो। ये करके देखा है हमने। इस पे आएंगे, तो ये बात पूरी कर लीजिएगा। इस पे आएंगे क्योंकि स्वामी जी ने जब भी बोला प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है लेकिन स्वामी जी के पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी है। तो स्वामी जी ने स्वामी जी, आप थोड़ा सा, मैं ना शुरू में बहुत ज्यादा वो था, ओवरवेल्म था मैं आपको, मतलब तो आपका कहाँ पे आश्रम है? आप थोड़ा मैं सा। तमिलनाडु से हूँ। तमिलनाडु, उत्तरी तमिलनाडु में एक जिला है कांचीपुरम, जी। वहां पर मैं किसानी का काम करता हूँ जी। और गाय के ऊपर काम करता हूँ, जी। और लोगों को ये दोनों विज्ञान पढ़ाता हूँ। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैं माइक्रोबायोम पे ही मैंने पिछले 3 साल लगाए हैं, और उसी सीरीज में, जो 6 सीरीज में चौथा मेरे ख्याल से वीडियो मेरी गाय के ऊपर, देसी गाय के ऊपर थी, और तब से मैं पूरा प्रखर रूप से कोई भी बोलता था। और आप लोगों को पता है कि डॉक्टर पांडे के साथ हर संडे को मैं प्रोग्राम करता हूँ, हर संडे को प्रोग्राम करता हूँ, और उनसे मैं हमेशा एक बात बोलता था कि एक बात पे मैं उनसे एग्री नहीं करता हूँ कि मैं, वो कहते हैं कि दूध अच्छा नहीं है, मैं बोलता था कि देसी गाय अगर है तो उसके जैसी चीज नहीं है। मैं, जबकि मुझे सिर्फ राजीव दीक्षित जी की या कुछ एक वीडियोस देखी थी और मेरे को थोड़ा सा क्लिक हुआ था कि हमारी देसी गाय ऐसे ही नहीं बनी हुई है। तो उस पे आते हैं कि देसी गाय का जो आप लोगों को गलतफहमी थी, एक तो दूध का, वो दूध नहीं, एक क्षीर है जो अमृत समान है। अच्छा, एक मैं आप लोगों से माफी मांगूंगा क्योंकि स्वामी जी के साथ बैठ के मैं लाइव कर रहा हूँ, मैं कोई आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा अभी, मैं सिर्फ मैं स्वामी जी के साथ शो कर रहा हूँ। आज क्वेश्चन भी आज नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आज मेरा सेटअप वैसा नहीं है, तो उसके लिए आज माफी। और तो स्वामी जी, इस पे आते हैं कि आपने गाय के ऊपर इतना काम किया है और इतना साइंटिफिक वे में एक एक पार्ट को बताया है, तो एक तो गाय गाय क्यों नहीं है, और बाकी गाय, अच्छा हाँ, मेरा बेटा भी बोलता था, और ये साइंस स्टूडेंट, तो उसके लिए है ये, कि वो बोलता है कि नेचर में जो भी चीजें, जो नेक्स्ट जो एनिमल है वो कंज्यूम करता है, तो उसका सिर्फ 10% ही उसका ले पाता है, बाकी 90% खत्म हो जाता है।
तो कल स्वामी जी ने लॉस ऑफ प्रोसेस की बात की और मेरे दिमाग में वही बात निकली, और फिर स्वामी जी ने जब गाय के साथ उसको रिलेट किया तो आपको फिर साइंस समझ में आता है कि गाय सूर्य पुत्री क्यों है। और सूर्य में देखिए अभी भी बोलते हैं कि बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ अभी सूर्य में बाकी है, बिफोर इट गोज खत्म हो जाएगा जब उसका सारा जो हाइड्रोजन है। तो उसका क्या सिस्टम है, सूर्य के समान क्यों स्वामी जी ने बोला है, अब मैं उस पर आता हूं तो आप लोगों की आंखें अब खुलेंगी। तो स्वामी जी बाकी जैसे मेरा बेटे की बात कर रहा कि 10% एनर्जी लेता है, बाकी 90% डिस्ट्रॉय होता है, और आप बता रहे थे कि मैकेनिकल इंजीनियर हैं आप और उसमें भी लॉस ऑफ प्रोसेस होता है, लेकिन ये गाय कैसे है कि अद्भुत चीज कि वो उसका साइंस समझाइए। देखिए ये तो सत्य है जी कि ऊर्जा बनाई नहीं जा सकती, जी एनर्जी नेवर क्रिएट, ओनली ट्रांसफॉर्म जी हो सकता है। जी गाय भी यही करती है। जी गाय के शरीर के अंदर जो अदृश्य सूर्य केतु नाड़ी है, एक नर्व सिस्टम है जो उसके दोनों सिंघों के मध्य से शुरू होकर के और पूंछ तक आती है। जी उस न्यूरो सिस्टम का एक ही काम है कि सनलाइट को ऑब्जर्व करना, सनलाइट की एनर्जी को ऑब्जर्व करना, जी और दूसरा काम है सनलाइट के रिफ्लेक्शन एनर्जी को रिसीव करना। क्या बात है। सूर्य से दो तरह की किरणें हमें मिलती है, एक सीधा आज मिल रहा है अभी दिन में सनलाइट, और एक मिलता है रिफ्लेक्शन एनर्जी। सूर्य की किरणें चंद्रमा पर गया और चंद्रमा से जो रिफ्लेक्ट होकर के आया वो, सूर्य की किरणें मार्स पर गया, मार्स से रिफ्लेक्ट करके आया वो, तो सारे प्लेनेट एंड सब प्लेनेट पर जो जा रहा है सूर्य की किरणें, सबका रिफ्लेक्शन सबके पास जा रहा है। जी क्या हमारी ताकत है कि हम इनको डायरेक्ट ले लें? बिल्कुल नहीं, हमारी ताकत नहीं है। ये ताकत वनस्पतियों के पास है जी। और जीवों में मात्र गाय के पास है। तो 7 तरह की जो किरणें हैं वो 7 तरह की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं जी। इसको तो कॉमन सब लोग ले सकते हैं, लेकिन 2 फ्रीक्वेंसी है सूर्य की किरणों से निकलने वाला, जिसको हमारे शास्त्रों में कहा है प्रज्ञा ऊर्जा जी। और एक को कहा है क्रिया ऊर्जा। अच्छा। ये प्रज्ञा ऊर्जा और क्रिया ऊर्जा का रिसीवर केवल गाय है, क्योंकि गाय के पास सूर्य केतु नाड़ी है। तो गाय क्या करती है, सूर्य की सीधी किरणों को तो लेती ही है, सूर्य का जो रिफ्लेक्शन एनर्जी है उसको भी लेती है, और सबको अपने हम्प में, हम्प जो है उसका वो बैंक है, एनर्जी बैंक है। अच्छा। वहां पर वो जमा कर लेती है। और गाय कुछ भी खाना खा के आके जब शाम में घर बैठ करके जब रीग्राइंडिंग करती है तो ड्रॉप ड्रॉप उस एनर्जी को उसमें डालती है, और उसका शरीर ऐसा है कि बिना उस एनर्जी के उसके पेट में डाइजेशन हो ही नहीं सकता। तो जो खाना खाई है, भोजन खाई, घास पात जो भी आपने खिलाया, सड़ा गला जो भी खिला दिया, उसमें सूर्य की पूरी ऊर्जा और प्लैनेट्स की ऊर्जा, क्योंकि कोई चीज जब रिफ्लेक्ट होकर के आता है तो सरफेस के कैरेक्टर को लेकर के आता है जी। बिल्कुल। जैसे चंद्रमा शीतल है, कोल्ड प्लैनेट है, कोल्ड सब प्लैनेट है, तो सूर्य की किरणें वहां गई और वहां से जब रिफ्लेक्ट आकर के आया तो कोल्ड को लेकर के आता है, इसलिए चांदनी शीतल लगता है। सूर्य की किरणें मार्स पे गया तो मार्स के ड्राई प्लैनेट है, तो वहां गया तो वहां से उष्णता आता है जी। तो सभी चीजों को, सारे प्लैनेट्स के एनर्जी को बैंक में जमा करती है, और फिर जो खाई है उसमें रीग्राइंड में ड्रॉप ड्रॉप उसमें डालती है, तब जाके उसका डाइजेशन शुरू होता है। और वो जब डाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, सबसे पहली बात की गाय तो हर्ब्स खाती है, केवल वनस्पति खाती है, और वनस्पतियों में मिला रही है वो क्या, सूर्य की 7 किरणों का एनर्जी, सूर्य के 2 फ्रीक्वेंसी का एनर्जी, सूर्य के मून का रिफ्लेक्शन एनर्जी, मार्स का रिफ्लेक्शन एनर्जी, जुपिटर का रिफ्लेक्शन एनर्जी, मरकरी का रिफ्लेक्शन एनर्जी, सबको मिला के वो डाइजेस्ट जब कर देती है तो 3 खंड में टूटता है। जो उसमें से मधुरता निकल गया, स्वीट रस जिसको कहते हैं, आयुर्वेद में मधुर रस कहते हैं, ये पूरा चला जाता है उसके आंचल में, जिससे क्षीर निकलता है, इसलिए दूध नहीं है, हाँ जी, क्षीर है ये। तो मधुर रस यहाँ निकल गया। इसमें जो कसाय रस है, यानी औषधि वाला जो पार्ट है जी, वो कसाय रस कहा जाता है अथर्ववेद में, कसाय रस। कसाय रस कहाँ से निकलता है, मूत्र से। अच्छा, इसलिए वो कसाय रस है, यूरिन तो है नहीं वो, कसाय रस है, कसाय रस है, तो मूत्र निकल गया। दोनों रसों के निकलने के बाद क्या बच गया, सॉइल एलिमेंट, जो आपको गोमे भर के निकल गया। सो इट इज प्योर सॉइल एलिमेंट, इसलिए आप गोबर नहीं कह सकते, काउडंग नहीं कह सकते आप, वो गोमे है, उसकी परिभाषा अलग है। संगीत में कितना लग रहा है बातें, मतलब उसको गोमय बोला गया और ये शास्त्रों में लिखा गया है। तो 3 चीजें निकल गई, तीनों में ये प्यूरिटी है।
और गाय के शरीर में जो टॉक्सिन गया वो जैसे ही रिफ्लेक्शन एनर्जी आता है, टॉक्सिन बाहर निकल कर फ्लश में चला जाता है, गाय के शरीर में चला जाता है, शरीर धारण कर लेता है गाय का शरीर। और शुद्धता जो है वो 3 तरह से स्प्लिट होकर के निकलता है। इसलिए देखो सूत्र है, गो में वस्ति लक्ष्मी, गौमूत्रे धनवंतरी, क्षीरम सर्व औषधि सारम। वाह, पूरे आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं धनवंतरी। धनवंतरी की कल्पना है आपके पास? नहीं, मुझे बिल्कुल भी कल्पना नहीं, नहीं। मतलब तो आपको आयुर्वेद का पूरा इतिहास समझना चाहिए जी। कि पूरे आयुर्वेद में धनवंतरी कहां से आ गए और कौन थे धनवंतरी जी। और फिर धनवंतरी के बाद जो गौमूत्र की व्याख्या की गई, वो कहा गया गौमूत्रे धनवंतरी, यानी पूरा धनवंतरी गौमूत्र में है और पूरा आयुर्वेद धनवंतरी में है। तो गौमूत्र में है क्या? गौमूत्र इज एसेंस ऑफ आयुर्वेदा। तो ये यूरिन कैसे हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे थोड़ा बताइए स्वामी जी और आगे। तो दोस्तों, जो स्वामी जी ने बताया, थोड़ा सा जो साइंटिफिक माइंड अगेन है, जो कहते हैं कि हम कुछ भी खा सकते हैं, तो तीनों तो एक तो वो अपना दवाई के रूप में बताया स्वामी जी ने, जो बोला ना कि जो टॉक्सिन्स थे फ्लैश में चला गया, मांस में चला गया, तो इसीलिए कहा गया, जो आप कहते हैं कि गौ मांस नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल, गौमांस का भक्षण निषेध इसीलिए कहा गया है कि गौमांस जो है हाईली टॉक्सिक है। लेकिन कुछ लोग स्वामी जी कहते हैं, और मैंने बोला कि मुझे आयुर्वेद की नॉलेज नहीं है, कहते हैं कि आयुर्वेद में भी लिखा है कि भाई गौमांस किसी खास उसमें खाना चाहिए, तो ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। लोग मुझे बोलते हैं, देखिए ये जो बात है ना जी, ये तो पूरी तरह से गलत है जी, लेकिन इसमें जो सत्यता है जी, वो सत्य जरूर है कि आयुर्वेद में गौमांस के बारे में लिखा है, ये सत्य है जी, लेकिन मात्र गौमांस के बारे में नहीं लिखा है जी। जी, आयुर्वेद सृष्टि का संपूर्ण विज्ञान, बिल्कुल, हाँ, मनुष्य के मांस के बारे में भी लिखा हुआ है। तो क्या खाने के लिए? वो सृष्टि का विज्ञान है। सृष्टि में जितने भी 84 लाख जीव जंतु हैं, सभी के शरीर का संपूर्ण विश्लेषण है उसमें। जी 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 जी। तो आप ये समझ लीजिए आप लोग ये बात। अब आते हैं इस पे स्वामी जी कि आपने जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो आपने जो ये गोमय, मतलब मुझे तो संगीतमय ही लग रही बात है कि कितना जबरदस्त हमारे सिस्टम था। तो जो ये गौमूत्र और ये जो गोबर को लेकर जो पंचगव्य की आपका जो स्थापना है, तो आपने कैसे पेशेंट्स, कितने डिफिकल्ट पेशेंट्स, मतलब जो मॉडर्न साइंस अभी समझने को तैयार नहीं है, आप थोड़ा सा कुछ केसेस, एक दो केसेस हमारे यहाँ वही लोग आते हैं जो सारे थेरेपी से तंग आ जाते हैं जी, या कुछ नहीं होता जी, क्योंकि सामान्यतः कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है और उसको कहो कि जी आपको गोमय लेना है या गोमूत्र लेना है, तो सहज स्वीकार नहीं करता जी, बिल्कुल। लेकिन जब मरता क्या नहीं करता, जब ये आ जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी लोग हमारे पास आते बिल्कुल हैं। और वैसी स्थिति में फिर हम उनकी जो चिकित्सा आरंभ करते हैं और उसमें फिर रिजल्ट मिलता है जी। एक बात मैं दोस्तों, मैंने आज तक ये बात चैनल पे शेयर नहीं किया है, मैं बहुत ज्यादा पढ़ता रहता हूँ ये सब चीजें, मेरे को बहुत इंटरेस्ट करती हैं। तो एक बाहर में साइंटिस्ट, एक कम्युनिटी पूरी बैठी है जो पूरा इस पे रिसर्च कर रही है गौमूत्र की। तो जिन्होंने, स्वामी जी ने बताया कि सूर्य के डायरेक्ट प्रतिबिंब है गौ माता, तो वो जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसमें बहुत सारे लोग हैं। अगर आप लोग वाकई में जानना चाहेंगे तो जाके सर्च करिए आप। वो अब इंसान खुद का मूत्र पी के, जैसे मोरारजी देसाई थे, उन्होंने असाध्य से असाध्य कैंसर रोग ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेन मीडिया में आप आएंगे तो ये बातें कहेंगे कि ये क्या बकवास बातें हैं। तो हम तो गाय को तो इंडिया तक में, भारत में हम उसको जानवर की तुलना करने लग गए हैं। तो इसलिए ये जो सब बातें हैं ना, अगर अपने नयन चक्षु खोलेंगे तब समझ में आएंगी। और ये बातें मैं आज स्वामी जी के साथ पहली बार मिला हूँ, और आज मैंने प्रण लिया है कि गौ माता का जो मेरे दिल में पहले से श्रद्धा थी, जैसा मैंने बोला है, और मैं ओपनली बातें बोलता हूँ और बड़ा क्लियर कट, और इसीलिए लोगों का प्यार मुझे मिलता है। कि कल भी किसी सेशन में किसी ने बोला था कि गाय का दूध लोग मना करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स का नाम नहीं लूंगा मैं तो पर्सनली ये बात मानता हूँ। और स्वामी जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग उस गाय के बारे में, गाय के दूध के बारे में, गाय के क्षीर के बारे में बताया, जो इन्होंने खुद अपने घर में एक्सपेरिमेंट किया। और उसके बाद से हम थोड़ा समाप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा हैं। कोशिश करूंगा स्वामी जी अगर आगे तो वीकली में चाहूंगा कि स्वामी जी आए, क्योंकि ये मैंने आज प्रण लिया है कि गौ माता का जो प्रचार प्रसार है, मैं अपने चैनल पे तो अब डेफिनेटली पूरा ओपनली करने वाला हूँ। क्योंकि जो ये वेस्ट में रह के मैंने एक चीज देखी दोस्तों, कि उनके पास कोई चीज नहीं होती, उसको मार्केटिंग करके इतना ब्यूटीफुल ढंग से बेचते हैं कि लोग लाइन लगा के खरीदने को तैयार होते हैं। और हम अपने अंदर इतना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेके बैठे हैं कि जो हमारे पास सूर्य केतु नाड़ी वाली जो गौ माता है, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, उसके बारे में हम
पढ़े लिखे लोगों के बीच में बोलने से शर्माते हैं, और मैं तो बोलता हूँ, सबके बीच में बोलता रहा हूँ और बोलता रहूंगा। तो स्वामी जी, गाय के दूध के बारे में जो बात का आपने एक एक्सपेरिमेंट खुद अपने परिवार में किया, तो वो सूत्र जो आपने बोला था, मेरा संस्कृत बिल्कुल और मेरे को नहीं पता है, जो सूत्र आपने बोला कि पैदा होने से पहले जो पहली चीज होती है, तो वो जो एक्सपेरिमेंट आपने बच्चे पे किया वो थोड़ा बताएं और लोगों को समझाएं। अथर्ववेद का सूत्र है जी गावो सुमस्य प्रथमस्य भक्ष्य। जी। गावो मतलब गाय से प्राप्त द्रव्य। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा नेटवर्क का यहाँ पे इशू है जी। तो जो बीच में मिस हो गया, मैं एक बार फिर से इसको करता हूँ एक सेकंड में। स्वामी जी ने आज लेक्चर में एक बात बताई कि इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है जो बिल्कुल नवजात बच्चों पे, और जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है और खुद का एक्सपेरिमेंट है। और ये सब बातें जो स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी का आश्रम है, जिनको गलतफहमी है दिमाग में है, मैं तो खुद जाने वाला हूँ अब स्वामी जी के आश्रम में, क्योंकि मेरी आंखें खुल चुकी हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट बताइए स्वामी जी फिर से प्लीज। अथर्ववेद का सूत्र है जी गावो सुमस्य प्रथमस्य भक्ष्य। जी गावो मतलब गाय से जो चीजें मिलती है, जी तो गाय से 12 चीजें मिलती है। सामान्यतः हम 3 को ही मानते हैं, जी गोमय, गोमूत्र और क्षीर। जी। तो ये तीनों की जो प्रकृति है वो कहा गया है सोमस्य, चंद्रमा की तरह है। क्या बात है। तो चंद्रमा कैसा है समझो, तो समझ में आएगा कि गौमूत्र, गोबर और क्षीर कैसा है। तो चंद्रमा को स्टडी कीजिए, पढ़िए साइंटिफिकली कि चंद्रमा कैसा है जी। तो चंद्रमा इज द कोल्ड सब प्लैनेट, ब्यूटीफुल सब प्लैनेट एंड सिंपल सब प्लैनेट जी, नियरेस्ट टू अर्थ जी, उससे नजदीक और कोई नहीं है जी। यही सारी प्रॉपर्टी गाय के गव्यों में है जी। तो क्या करना चाहिए, कोई वस्तु यदि आपको सुंदर मिल जाए, सरल मिल जाए जी, और शीतल मिल जाए, तो आप क्या करोगे उसको, और यदि वो खाने की वस्तु हो तो क्या करोगे आप, भक्षण। भक्षण तो ये सूत्र कहते हैं प्रथमस्य भक्षण, प्रथमस्य भक्षण, यानी जब भी जीवन में पहला प्रसंग हो किसी भी चीज का तो उसका भक्षण करो आप जी। तो शरीर कैसा होगा, सरल सुंदर और शीतल। वाह। और जो शरीर सरल सुंदर और शीतल वो निरोगी होगा जी। तो पहला प्रसंग जो होता है, माँ के गर्भ से निकलता है बच्चा, उसके जीवन का वो पहला प्रसंग होता है। माँ के गर्भ के एटमॉस्फेयर को छोड़कर बाहर एटमॉस्फेयर में आने का पहला और अंतिम समय होता है। दोबारा तो मौका मिलता है जी, बिल्कुल। और पहली बार होता है, उस समय भक्षण करो। तो हमने भक्षण करा के देखा, जो से निकले उनको उनकी माँ दूध के पहले इसका भक्षण करा करके देखा, 21 दिन तक जिन बच्चों को पिलाया वो बजट की तरह हो गए। वाह, आप खुद एक्सपेरिमेंट करिए थोड़ा। 6 महीने उनके दांत लगे, 8 महीना में बच्चा दौड़ने लग जाता है और 1 साल होते होते तक बोलने लग जाता है और सीखने लग जाता है। वाह, यदि इस अगर मिल जाए तो क्या चाहिए। और जरूर इसी से 3 महीने का मात्र बच्चा मेरी गोद में बैठ करके और पंचमहाभूत किया है। क्या अभी भी मेरे पास एक बच्चा है जो प्रतिदिन सुबह
पंचमहाभूत बैठ करके करता है और कोई रोता नहीं, और 4 बजे उठ करके और वो बताने लगता है इशारे से कि मुझे नहलाओ। क्या बात है स्वामी जी। और नहा को सदस्य आकर बैठ, और जब तक पूजा चलेगी तब तक वो थोड़ा भी कुछ बोलेगा नहीं। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा आज नेटवर्क का इशू है, सो इसको फिनिश करते हैं हम बस 5-10 मिनट में और। तो स्वामी जी, मेन बात ये आती है कि आजकल हो गया जमाना अर्थ का, पैसे के बिना काम नहीं चलता। और आपका काम मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा कि आप सिर्फ बातें नहीं हैं, आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो गाय का मैं हमेशा से बोलता हूँ दोस्तों कि गाय की तब तक कद्र नहीं होगी जब तक कि हम गाय को उस हिसाब से कमर्शियली वायबल बना के उस हिसाब से नहीं देखेंगे। क्योंकि लोग आजकल, मैं गायों को देखता हूँ, नंदी को देखता हूँ सड़क पे घूमते हुए। तो गुरुजी का जो काम है बेसिकली इतना जबरदस्त है कि बड़े बड़े कल की बात बता रहे थे कि कोई 1.5 लाख की नौकरी कर रहा है, वो छोड़ के अब ये काम कर रहे हैं। तो उसका साइंस जो है, कॉमर्स का साइंस होना बहुत जरूरी है कि हम गाय को, ठीक है हम गौ माता मानते हैं, लेकिन जो बेरोजगार है, जिसके घर में खाने को नहीं है, पैसे नहीं है, उसको जब तक उसको आर्थिक स्थिति उससे सुधरेगी नहीं, तब तक गाय को वो रखना उसके लिए संभव भी नहीं हो पाएगा। तो उसमें गुरुजी आपका क्या विचार है? क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, कल आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा कि एक गाय पे अगर ठीक से कोई मेहनत करके काम कर ले, पूरी लगन के साथ कर ले, पूरा लाइफ अपना डेडिकेट करके करे कि भाई मेरी माँ किस तरह से है, और फिर उसमें से जो चीजें जो और गव्य हैं दूध के बजाय, तो आपने बोला कि आराम से गांव में 1 लाख रुपया कमा सकता है। तो उसके पीछे क्या साइंस है, ये समझा के फिर हम खत्म करेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये गांव-गांव में अभियान चले। हम गाय को उस नजर से नहीं देख रहे हैं जो स्वामी जी ने, जो अपनी रिसर्च करके, और कितना 10,000 लोगों को आप ट्रेन कर चुके हैं जो कमा रहे हैं, 10,000 लोगों को सिर्फ एक गाय रख के गांव में आराम से कैसे जीवन बसर कर सकते हैं। स्वामी जी, ये इस पे करके हम। गाय 3 चीजें देती है जी और जो पुरुष गाय है जिसको हम बैल और नंदी कहते हैं, वो 2 चीजें मिलता है। जी बिल्कुल। गौमूत्र और गोमेद जी। और जो मादा गाय है उससे एक और चीजें मिलती है, वो है क्षीर। जी इन तीनों का अगर हम औषधीय रूपांतरण कर दें, जी, मेडिकल फिनिश गुड्स कन्वर्सन अगर करते हैं, तो आज उसका मार्केट वैल्यू लाखों रुपए बैठता है प्रतिदिन का। क्योंकि एक गाय एक दिन में कम से कम 7 केजी गोमेद देती है जी। 1 या 2 लीटर दूध देती है। मैं बड़ी गाय की बात नहीं करूंगा, छोटी, हाँ ठीक है बिल्कुल। और 3 से 5 लीटर तक गोमूत्र देती है। बिल्कुल। इन तीनों जो कच्चा माल है, इसको आप फिनिश गुड्स में प्रोडक्ट करते हो, तो आप जितनी चाहे मार्केटिंग कर लो। जी। तो कुछ और तो इसी का मार्केट खड़ा करने के अभियान में लगा हुआ हूँ जी। और आज बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हो गया है। इसी को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य की औषधियां हैं, पंचगव्य का कॉस्मेटिक सामग्री है, पंचगव्य से संबंधित जो है बहुत सारी चीजें। अब तो हमने क्या किया है कि पंचगव्य आधारित पेंटिंग निकाल दी है, पूरी 100% बायोटिक,
घर की पुताई कर लो, जी कंस्ट्रक्शन में उसको बहुत कुछ लगाया है हमने, जी तो जीवन के हर संदर्भ में लगाया है जी। उसको। तो मेरा सवाल उस पे यही आएगा स्वामी जी, हम्म। कि जैसे मैं अपने गांव में किसी बच्चे को स्टार्ट करा दूं, हम्म। तो वो गोबर और गौमूत्र से वो कैसे कर सकता है, वो कैसे कर देखिए सकता उसमें दोनों तरह का स्किल डेवलप करना पड़ेगा, हम्म एक कन्वर्सन का जी और दूसरा मार्केटिंग का। बिना मार्केटिंग का उसका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, जी बना के रख लिया, कोई लेके नहीं जा रहा है। जी पहले जो हमारे देश के साधु संत महात्मा थे, उनके सामने यही तो समस्या थी हम्म कि माल बना लेंगे, जी लेगा कौन? हम्म तो हमने कहा कि एक काम करो, जी डॉक्टर तैयार करो जो उनका माल बिकवा दे। जी तो ऐसे लोगों को तैयार किया जो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं और अपने माल की खुद मार्केटिंग भी कर रहे हैं। जी। तो मैं यही सवाल इस पे मैं ज्यादा इस पे करूंगा, क्योंकि देखिए मैं तो जैसे अपने गांव में करूंगा तो मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ, मुझे मार्केटिंग कर लूंगा हाँ मैं। जी। लेकिन जो एक बच्चा है जो उसको मार्केटिंग का आइडिया नहीं है, तो वो आपके साथ जुड़ सकता है कि मैं बना रहा बिल्कुल हूँ? जुड़ सकता है। जो कोर्स हमने फ्रेम किया है जी डिप्लोमा इन पंचगव्य थेरेपी का, जी जी। उसमें हम तीनों चीज सिखाते हैं। अच्छा गाय के गव्यों का कन्वर्सन जी एज ए मेडिसिन, जी एज ए कॉस्मेटिक्स, हम्म बायोटिक कॉस्मेटिक्स। जी कॉस्मेटिक कहने से वो केमिकल का ही भाव आता है, हम्म लेकिन समझने के लिए कह रहा हूँ, टोटल ऑन बायोटिक फॉर्म। जी और फिर उसका मार्केटिंग सिखाते हैं उसको, जी कैसे मार्केट करोगे। और इसके साथ गाय के हेल्थ के लिए वेटनरी उनको सिखाते हैं अच्छा कि आप गाय को बायोटिकली कैसे आप हम्म हेल्थ उसका मेंटेन करके रखोगे। जी। और बोनस में वो जो है जैविक कृषि सीख लेता है। क्या बात है। तो ये चारों चीजों को मुख्य रूप से जी जो है उसमें पढ़ाते सिखाते हैं। तो वो और ये कोर्स दोनों तरह से हाँ है, वही तो ऑफलाइन भी है जी। और ऑनलाइन भी है, और भारत की 11 भाषाओं में। अरे वाह क्या बात है, अंग्रेजी छोड़कर सभी भाषाओं बहुत में हमने बढ़िया काम किया है। बहुत बढ़िया। तो अगर आना चाहे कोई आपके पास तो कितने दिन की ट्रेनिंग है वो, और क्या देखिए फीस है? उसके लिए हम फीस नहीं लेते, अरे वाह। लेकिन 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जी। और 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो खर्चा बैठता है 36,000, वो हम चार्ज करते हैं। जी बहुत बढ़िया। जी जी। 1 साल में आपको पूरा हमें जो तैयार करना है, तैयार करने पर 36,000 खर्च आते हैं। वो 36,000 हम पूरा लेते हैं, क्योंकि हमारी संस्था के सरकार से 1 रुपए का जो है रिबेट और ये कुछ भी नहीं लेती है। ये स्वावलंबी संस्थान है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जो खर्चा लगेगा वो खर्चा देना पड़ता है। लेकिन भारत में 36,000 देने वाले भी बच्चे नहीं है। उनके लिए पूरी तरह से निःशुल्क है, खाना रहना सारा कुछ निःशुल्क है जी। बस उत्तर में आपको गौ सेवा करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। कोई व्यक्ति के पास 36,000 भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, आप खाली हाथ हमारे केंद्र में आ जाओ, या भारत में हमारे 24 केंद्र हैं, किसी भी केंद्र पे चले जाओ और कहो कि जी मैं गौ सेवा करके पढ़ना चाहता हूँ। आपसे खाने के पैसे नहीं, कपड़े के पैसे नहीं, मेडिसिन के पैसे नहीं, कुछ भी नहीं लिए जाएंगे। आप साल भर गौ सेवा दे दीजिए और पूरी पढ़ाई पढ़ करके जाइए। क्या बात है। तो देश में 24 सेंटर्स हैं, तो पूरे भारत में फैला होगा वो? जी नहीं, पूरे भारत में नहीं है, भारत के लगभग 23-24 राज्यों में है। 23-24 राज्य तो बहुत हो गए। हाँ, तो बहुत हैं। तो उसमें कश्मीर में नहीं है जी, पंजाब में नहीं है जी, और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में नहीं है, आपके उत्तराखंड में नहीं है जी। तो उत्तराखंड में और लगभग सब जगह है, और कई राज्यों में तो जैसे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, 5 केंद्र हैं हमारे। अच्छा। 5 ट्रेनिंग सेंटर हैं। केरल में 3 ट्रेनिंग सेंटर है, तमिलनाडु में 2 ट्रेनिंग सेंटर है, और हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में 1 ही है। उत्तर भारत का मेरा प्रवास बहुत कम हुआ है, इसलिए यहाँ ज्यादा प्रसार नहीं कर सका हूँ, लेकिन मध्य भारत और दक्षिण भारत में हमारा काम ज्यादा चलता है। तो दोस्तों मैं स्वामी जी से बात करूंगा, कोशिश करूंगा कि उसके लिए क्या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है? अगर मैं देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई जरूरत ही नहीं हमें पड़ती जी, हम तो पेड़ की छांव में पढ़ा देते हैं बच्चों को जी। तो अगर मैं अपने गाँव में स्टार्ट कराना चाहूँ? बिल्कुल, उसमें जरूरत पड़ती है पढ़ाने वाले की जी, कि आपको केंद्र शुरू करना है जी, तो आपको कुछ ऐसे बच्चे देने पड़ेंगे जिनको हम आचार्य स्तर तक तैयार कर दें जी। तो उसमें कितना टाइम लगता है स्वामी जी? 1 साल। तो उसमें 1 साल लगेगा। ओके ठीक है। 1 साल लगेगा। और या फिर कभी-कभी हम ढूंढ लेते हैं कि उस क्षेत्र में कोई ऐसा पुराना कोई गविसिद्ध हमारा है शिष्य जो आचार्य के लायक है, तब उसको आचार्यशिप का ट्रेनिंग दे देते हैं और उनको भेज के केंद्र शुरू करा देते हैं। तो जो ट्रेनिंग स्टार्ट कराते हैं बच्चों का आप ये, तो कुछ टाइम होता है जैसे स्कूल टाइम होता है कि? जी हाँ, 2 तरह का है जी। एक ऑनलाइन होता है जी, जिसमें 10-10 दिन के 2 सेमेस्टर होते हैं। ओके ठीक है। ऑनलाइन सुबह 2 घंटा और शाम में 1 घंटा, प्रतिदिन का 3 घंटा जी, 20 दिन का होता है जी। और भारत के किसी भी केंद्र पे 3 दिन के प्रैक्टिकल्स होते हैं। ओके ठीक है। और भारत के किसी भी केंद्र पे जाके 2 दिन का बोर्ड का परीक्षा दे दीजिए आप। अरे वाह, ओके। तो सर्टिफिकेट बहुत बढ़िया जी। और ये पूरा
1 साल के अंदर होता है, उन्हें समय इंटरवल देते हैं। 10 दिन का पूरा सेमेस्टर करने के बाद उनको कम से कम 5 महीने का होमवर्क देते हैं। अरे वाह, अच्छा। 5 महीने का होमवर्क करने के बाद ही उसका सेकंड सेमेस्टर होगा और उसके बाद फिर एक कम से कम 3 से 4 महीने का होमवर्क होता है जी। वो कर लेने के बाद वो प्रैक्टिकल के लिए जाता है 3 दिन, जहाँ केंद्र पे पूरी औषधियां बना के बताई जाती है, ऐसे बनाना है आपको जी। और वो कंप्लीट हो जाने के बाद फिर उसका जो है दीक्षांत समारोह करता हूँ भारत में कहीं भी। अच्छा। वहां पर सारे पुराने गविष्ठधरों से उनका परिचय करा देता हूँ कि अपनी मार्केटिंग ढूंढ लो, कहाँ कैसे होगा। तो आप रख ही रहे हैं फिर? हाँ, बिल्कुल रख रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो फिर तो उन और प्रचार प्रसार के लिए हर राज्य में वर्ष में एक बार राज्य स्तरीय सम्मेलन हैदराबाद में हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ। अच्छा, वो अच्छा। पूरे भारत भर वाले आए जी। अभी जो मेरा प्रवास चल रहा है वो प्रादेशिक सम्मेलनों के लिए चल रहा है। अच्छा। जैसे उत्तर प्रदेश में इस बार हमने फरीदाबाद में रखा है जी। अभी समय तय नहीं हुआ है लेकिन फरीदाबाद में रखा है। उसी तरह से सभी राज्यों में ये होता है जी। और कुछ राज्य तो हैं कि अब जिला स्तरीय सम्मेलन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। प्रदेश स्तर भी बहुत बड़ा प्रदेश है तो लोग कहते हैं कि नहीं जी बहुत हो जाता है, लंबा समय हो जाता है, हम तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करेंगे। अच्छा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये कर लेते हैं जी। और इन सभी का एक नियोजन बढ़िया से हो, इसलिए हमारा एक संगठन है पंचगव्य डॉक्टर्स एसोसिएशन। अच्छा। जो तमिलनाडु सोसाइटी एक्ट से रजिस्टर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सोसाइटी एक्ट से रजिस्टर्ड है। जी। तो पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन ये संगठन आता काम जो है वो करता है। एजुकेशनल काम एंड ट्रेनिंग काम जो है पंचगव्य विद्यापीठम करता है जी। और आपके पास एक्सेस प्रोडक्ट अगर है तो उसको बेचने का काम हमारा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करता है, गव्यहाट इंडिया प्राइवेट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी स्वामी जी। तो दोस्तों स्वामी जी आज और भी एक विषय है जी जरूर कि आप अपने बच्चे को अगर बचपन से इस विद्या को देना चाहते हो जी। तो हमारे पास बच्चों का पंचगव्य गुरुकुलम है। अच्छा। वहाँ हम छोटे बच्चों को एकदम बचपन से 10 साल से उसको तैयार करते हैं इस क्षेत्र। वो कहाँ पे गुरुजी? वो कांचीपुरम। वो एक ही जगह पे कांचीपुरम? अभी एक ही जगह। तो उसमें कितनी कैपेसिटी, कितने बच्चे आ सकते हैं? पिछले साल हमने शुरू किया था 14 बच्चों से जी। अभी इस साल हमने बंद किया है उसको। अच्छा। अब 2024 में फिर से शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया। सो दोस्तों देखिए विषय इतना ज्यादा डीप और वाइड है कि इसका मतलब मैं स्वामी जी से रिक्वेस्ट किया है जो हम बातें आज हमने की हैं इसका साइंटिफिक वे में एक एक टॉपिक पे हम करेंगे और हर हफ्ते मैं कोशिश करूंगा स्वामी जी अगर हमें ये अपना एक तरह से आशीर्वाद बोलूंगा देंगे तो, क्योंकि मैं ये फैलाना चाहता हूँ ये बातें गाय के ऊपर जो बेस्ड इकोनॉमी है और गाय के ऊपर इकोनॉमी है दोस्तों पूरी। और भारत का विकास मैं पर्सनली ये मानता हूं कि तब तक नहीं हो सकता जब तक हम पुराने हिसाब से हर गांव अपने आप में समृद्ध ना हो। तो वो मैं उसके लिए मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि जो शहरों में मैन्युफैक्चरिंग होना सब कुछ अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन जो गांव अपने आप में स्वावलंबी नहीं बनेगा और जो ऐसी जो गुरुजी काम कर रहे हैं तो मैं खुद ये अपने गांव से शायद स्टार्ट करूंगा और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा। आज इतना ही करेंगे और स्वामी जी आए हैं और हम कोशिश स्वामी जी की अब हम वीकली करेंगे तो लोगों को फायदा होगा, साइंटिफिक वे में करेंगे। तो जी दोस्तों धन्यवाद और फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ भारत स्वस्थ हिंद, वंदे मातरम, जय गौ माता। और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार। ये आपने